नमस्कार, सुस्वागतम। बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सत्र ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 3 हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत कल की तासिका में हमने रचनाकार मोहन राकेश के परिचय पर चर्चा की है। आज हम प्रत्यक्ष रूप से मोहन राकेश द्वारा लिखित परमात्मा का कुत्ता इस कहानी के कथ्य तथा उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। परमात्मा का कुत्ता यह कहानी देश विभाजन की त्रासदी को झेलते हुए जीने के लिए विवश सर्वसामान्य व्यक्ति की दुर्दशा का चित्रण करती है। साथ ही सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारी की ऐश परस्ती का भी चित्रण करती है। कहानी का आरंभ ही सरकारी कार्यालय के चित्रण से होता है, जिसके आधार पर इस बात को समझा जा सकता है कि जिन्हें जनता की सेवा के लिए चुना है वे किस प्रकार से अपने इस अधिकार का, अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। कहानी का आरंभ कुछ इस प्रकार से होता है। बहुत से लोग यहाँ वहाँ सिर लटकाए बैठे थे, जैसे किसी का मातम करने आए हो। कुछ लोग थे जो अपनी पोटली से खोलकर खाना खा रहे थे। दो एक व्यक्ति पगड़ियाँ सिर के नीचे रखकर कंपाउंड के बाहर ही सड़क के किनारे बिखर गए थे, अर्थात लेट गए थे। नल के पास एक कुर्सी डालकर बैठा अर्जी नवीस धड़ाधड़ अर्जियाँ टाइप कर रहा था। अर्जी नवीस अर्थात अर्जी लिखने वाला व्यक्ति। उसके माथे से बहकर पसीना उसके होठों पर आ रहा था, फिर भी उसके पास पोंछने की फुर्सत नहीं थी। दो तीन लंबे ऊंचे जाट अपनी लाठियों पर झुके हुए उसके खाली होने का इंतज़ार कर रहे थे। धूप से बचने के लिए अर्जी नवीस ने जो टाट का पर्दा लगा रखा था वह भी हवा से उड़ा जा रहा था। कुछ लोग बगल में फाइलें दबाए एक दूसरे से बात करते हुए रजिस्ट्रेशन ब्रांच से रिकॉर्ड ब्रांच की ओर जा रहे थे। लाल बेल्ट वाला चपरासी भी आसपास की भीड़ से बिल्कुल उदासीन अपने स्टूल पर बैठा हुआ मन ही मन कुछ हिसाब कर रहा था। कभी उसके होठ हिलते तो कभी उसका सिर हिल जाता था। सारे कंपाउंड में सितंबर की खुली धूप फैली थी। चिड़िया के कुछ बच्चे डालों से कूदने और फिर ऊपर उड़ने का मानो अभ्यास कर रहे थे। एक 70-75 की बुढ़िया जिसका सिर कांप रहा था और जिसका चेहरा झुर्रियों के गुंझल के सिवा कुछ भी नहीं था, लोगों से पूछ रही थी कि अपने लड़के के मरने के बाद उसके नाम अलॉट हुई ज़मीन की हकदार हो जाती है या नहीं। इस प्रकार से सरकारी कार्यालय के बाहर का चित्रण मोहन राकेश ने कहानी के आरंभ में किया है। इसके पश्चात लेखक लिखते हैं कि अंदर हॉल कमरे में फाइलें धीरे धीरे चल रही थी। दो चार बाबू बीच की मेज़ के पास जमा होकर चाय पी रहे थे। बाबू अर्थात इन कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी। उनमें से एक दफ्तरी अर्थात कर्मचारी कागज़ पर लिखी अपनी ताज़ा गज़ल दोस्तों को सुना रहा था और दोस्त भी इस विश्वास के साथ सुन रहे थे कि ज़रूर उस मित्र ने यह गज़ल क्षमा या 20वीं सदी नामक पत्रिका के किसी
पुराने अंक से कॉपी की है। बावजूद इसके अपने गज़ल कहने वाले मित्र से अन्य कर्मचारी कहते हैं कि अजीज़ साहब, ये शेर आज ही कहे हैं या फिर पहले कहे हुए शेर आज अचानक याद हो आए हैं। इस पर अजीज़ साहब ने उत्तर दिया कि यह बिल्कुल ताज़ा गज़ल है। इस प्रकार से एक फरमाइशी कहकहा लगा, जिसे बाद में शी की आवाज़ों ने बीच में ही दबा लिया। कहकहे पर लगाई गई इस ब्रेक का मतलब था कमिश्नर साहब कार्यालय में आ रहे हैं। कुछ देर का वक्फा रहा, जिसमें सुरजीत सिंह वल्द गुरमीत सिंह की फाइल एक मेज़ से एक्शन के लिए दूसरी मेज़ पर पहुंच गई। सुरजीत सिंह मुस्कुराता हुआ हॉल से बाहर चला गया और जिस कर्मचारी की मेज़ से फाइल गई थी, वह कर्मचारी 5 रुपए के नोट को सहलाता हुआ चाय पीने वाले बाबुओं के जमघट में आकर शामिल हो गया। और अब अजीज़ साहब ज़रा धीमी आवाज़ में गज़ल का अगला शेर सुनाने लगे और अन्य कर्मचारी भी अपने मित्र के शेर को सुनने लगे। इस प्रकार से सरकारी कार्यालय तथा यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों की ऐश परस्ती का चित्रण लेखक इस कहानी में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही भ्रष्टाचार का चित्रण भी वे यहाँ पर कर रहे हैं। एक और ऐसे लोग हैं जो विभाजन की त्रासदी को झेल रहे हैं और अपने अधिकारों की मांग के लिए इस कार्यालय में उपस्थित हुए हैं, तो दूसरी ओर वे सरकारी कर्मचारी हैं जो भीतर काम की अपेक्षा गपशप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साहब के कमरे से घंटी हुई, चपरासी तत्परता से उठकर भीतर गया और उतनी ही तत्परता से वापस आकर फिर अपने स्टूल पर बैठ गया। बाहर के कंपाउंड में पेड़ के नीचे बिखर कर बैठे लोगों में 4 नए चेहरे और शामिल हो गए। एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसने अपनी पगड़ी ज़मीन पर बिछा ली थी और हाथ पीछे कर टांगे फैलाकर उस पर बैठ गया था। पगड़ी के सिरे की तरफ उससे ज़रा बड़ी उम्र की एक स्त्री और एक लड़की बैठी थी। साथ ही उनके पास एक लड़का भी खड़ा था जो आसपास की प्रत्येक वस्तु को देख रहा था। यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति ऊंची आवाज़ में कुछ कह रहा था। बहुत से लोगों का ध्यान उसकी तरफ खिंच गया। वह बोल रहा था, सरकार वक्त ले रही है। 10-5 साल में सरकार फैसला करेगी कि अर्जी मंजूर होगी या नहीं। सालों यमराज भी तो हमारा समय गिन रहा है। उधर वह वक्त पूरा होगा और इधर पता चलेगा कि हमारी अर्जी मंजूर हो गई है। यह व्यक्ति अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त कर रहा था। चपरासी स्टूल से उठकर सीधा खड़ा हो गया। कंपाउंड में बिखर कर बैठे और लेटे हुए लोग भी अपनी अपनी जगह से उस व्यक्ति को देख रहे थे जो अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त कर रहा था। आगे वह व्यक्ति कहता है कि 2 साल से अर्जी दे रखी है कि ज़मीन के नाम पर तुमने मुझे जो गड्ढा अलॉट किया है, अलॉट करना अर्थात जारी किया है, उसकी जगह कोई दूसरी ज़मीन दे दो। मगर 2 साल से अर्जी
यहाँ के 2 कमरे ही पार नहीं कर पाई है। उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति का यह कथन सरकारी कार्यालय तथा कर्मचारियों की उदासीनता की ओर संकेत करता है। वह आदमी अब जैसे एक मजमे में बैठकर तकरीर करने लगा। मजमा अर्थात भीड़। वह आदमी अब जैसे भीड़ के सामने भाषण करने लगा, उस भीड़ को संबोधित करने लगा और कहने लगा कि इस कमरे से उस कमरे में अर्जी के जाने में वक्त लगता है, इस मेज़ से उस मेज़ तक जाने में भी वक्त लगता है, सरकार वक्त ले रही है। लो मैं आ गया हूँ आज यहीं पर अपना सारा घर बार लेकर, जितना वक्त लेना है उतना ले लो। 7 साल की भूखमरी के बाद मुझे ज़मीन दी गई 100 मरले का गड्ढा। उसमें क्या मैं अपने बाप दादों की अस्थियाँ गाड़ूंगा? मैंने 2 साल पहले अर्जी दी कि मुझे 100 मरले की जगह 50 मरले ही दिए जाए, किंतु ज़मीन दी जाए। मगर अर्जी 2 साल से वक्त ले रही है। मैं भूखा मर रहा हूँ और अर्जी वक्त ले रही है। यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपनी पीड़ा को, अपने साथ किए गए दुर्व्यवहार को सरकारी कार्यालय के बाहर एकत्रित भीड़ के सामने अभिव्यक्त कर रहा है। साथ ही देश विभाजन के पश्चात जिन लोगों को अपनी ज़मीन से, अपने घरों से विस्थापित होना पड़ा, उन लोगों को कागजी तौर पर सरकार द्वारा ज़मीन तो अलॉट की गई, किंतु वास्तविक रूप में यह ज़मीन उन तक नहीं पहुंच पाई। इसी समस्या का चित्रण लेखक कहानी में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यवस्था में पिसते हुए सर्वसामान्य मनुष्य के दयनीय जीवन को यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति, जो इस कहानी का प्रमुख पात्र है, अभिव्यक्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। कहानी के अगले अंश को हम कल की तासिका में पढ़ेंगे। धन्यवाद।